कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 और जिसका छठा चैप्टर है वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था जो इसके नियम पढ़ेंगे हम, और वैद्युत परिपथ क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो जो वैद्युत परिपथ होता है, वैद्युत परिपथ कोई अगर प्रतिरोधों का कोई जाल हो, इस तरह का कोई जाल हो, प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है और तीसरा प्रतिरोध ये है। अगर इस प्रतिरोधों के जाल को हम किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दें, जब हम इसे बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रतिरोधों का जाल होता है जिसमें करंट का प्रवाह हो जाता है, उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होंगे वो किसी भी क्रम में किए जा सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। इससे पहले जो चैप्टर ओम का नियम था, ओम के नियम की सहायता से हम जो ये परिपथ होता है, जो प्रतिरोधों का जाल होता है, इसके अंदर जो कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब सर्किट ज़्यादा जटिल हो जाता है, उसमें कई सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं, कई भाग उसके बने होते हैं, तो वहाँ पर ओम के नियम की सहायता से सर्किट की जो करंट है वो नहीं निकल पाती है। तो तब हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से, जो इस चैप्टर का भी नाम है, किरचॉफ के नियमों की सहायता से उस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसकी प्रत्येक ब्रांच में कितनी करंट फ्लो है वो किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर अब जो ये बाह्य स्रोत लगा है इसे सेल बोलते हैं। तो ये आ जाता है कि वैद्युत सेल, वैद्युत सेल। अब ये होता है कि भाई वैद्युत सेल क्या होता है, यानी कि वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी भी सर्किट में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यानी कि वैद्युत सेल के द्वारा जो वैद्युत सेल की रासायनिक एनर्जी होती है उसे वो वैद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ये जो परिवर्तित करती है, इसमें दो प्लेटें होती हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक द्रव में डूबा होता है जिसे हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। इस वैद्युत अपघटय का ये गुण होता है कि जैसे ही दो प्लेटें इसके अंदर जाती हैं, दो छड़े इसके अंदर जाती हैं, तो एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव हो जाती है। जब इस पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट से हम किसी वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर किया है, ये एक वायर था, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी निगेटिव प्लेट है, इस पर आप इधर लिख सकते हैं प्लस और ये माइनस। जो इस वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट के अंदर करंट प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। यानी कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत इलेक्ट्रोड की रासायनिक एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद आता है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल आपको बता दिया है। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो काम करता है वो वैद्युत सेल करता है। यानी कि वैद्युत सेल अपनी रासायनिक एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वैद्युत ऊर्जा में जब वो बदलता है तो सर्किट के अंदर आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। तो वो ये कहता है कि यदि किसी सर्किट के अंदर Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा E बराबर और W अपॉन Q। यानी कि किसी भी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E कहते हैं। तो वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होगा, वैद्युत वाहक बल का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम, या इसे बोल देते हैं हम वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी परिपथ के में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, यानी कि सेल सहित पूरे सर्किट के अंदर प्रवाहित करने में जितना काम करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर में ये होता है
कि जो सर्किट होगा अगर उसकी बहुत सारी ब्रांच होंगी तो उसकी हर एक ब्रांच में जो एनर्जी होगी वो अलग अलग खर्च होगी, लेकिन सर्किट के अंदर जो आवेश का प्रवाह होगा वो बिल्कुल एक समान होगा। यानी कि जैसे ये फॉर्मूला था E बराबर W/Q, तो इस W के यानी कि इस कार्य के अनेक भाग हो सकते हैं। तो तब वो कहता है कि अगर कहीं पर ये E बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस WN, आवेश का जो प्रवाह होगा वो Q ही होगा। हम देखते हैं इस Q को अलग अलग कर लेते हैं। E बराबर W1/Q, W2/Q, W3/Q और प्लस WN/Q। कार्य बटे आवेश, एक सर्किट का जो कार्य बटे आवेश होता है वो विभव कहलाता है, जो विभवांतर वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। तो E बराबर इसे लिख सकते हैं V1 V2 और ये हो जाएगा हमारा Vn। यानी कि सर्किट के अंदर किसी भी परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर V कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये जो सेल होता है ये इस तरह से कवर्ड होता है, यहाँ पर एक घोल होता है और इस सेल के अंदर यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। इसे इंटरनल रेजिस्टेंस को R कहते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है, किसी वायर में करंट फ्लो होती है, तो जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध डालता है। इसी प्रकार जो ये सेल होता है इसके अंदर जो वैद्युत अपघटक का घोल होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध डालता है, जिसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। इसका जो मान होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि प्लेट जितनी मोटी होगी, यानी कि जिसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और तीसरी कंडीशन होती है कि जो सेल के घोल होता है उसकी जो सांद्रता होती है उस पर भी निर्भर करता है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी तक जो इस चैप्टर के अंदर थी वो हमने ना आपको छोटी छोटी परिभाषा बता दी, वैद्युत परिपथ, वैद्युत सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। अब जो संबंध आएगा, अब जो डेरिवेशन शुरू होने वाला है वो किसी सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में अब संबंध हम देखेंगे। अब देखेंगे सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध देखेंगे। हम ये देखते हैं कि ये कोई सेल है जिसकी एक धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कोई वैद्युत सेल और जिसका विद्युत वाहक बल है कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध है R। ये जो सेल है इस सेल के जो सिरे हैं एक विभवांतर लगा हुआ है यहाँ पर V, एक बाह्य प्रतिरोध R, एक कुंजी K, एक बाह्य प्रतिरोध R और एक एमीटर A के द्वारा जोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं ये कुंजी है, ये इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है R, ये सेल का टर्मिनल विभवांतर है V और ये E सेल का विद्युत वाहक बल है। हमें जो यहाँ पर संबंध स्थापित करना है वो एक तो विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और बाह्य प्रतिरोध स्मॉल r में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r में संबंध स्थापित करना है। अभी आपको बताया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक विद्युत वाहक बल जो होता है पूरे सर्किट के अंदर करंट को प्रवाहित करता है। यानी कि सेल सहित पूरे सर्किट में जो आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाहित करने में जो काम करना पड़ता है उसे हम उसका विद्युत वाहक बल E कहते हैं। यानी कि E बराबर होता है W/Q। पूरी थ्योरी लिख देंगे। माना कोई परिपथ जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। जब सर्किट के अंदर I करंट प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध R और एमीटर A में करंट फ्लो हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है E, वो E बराबर है W/Q। यदि किसी सर्किट में I करंट प्रवाहित होने में T समय लगे तो तब Q बराबर हो जाता है हमारा IT। तो E बराबर होगा W/IT,
या W बराबर हो गया EIT। ये जो काम करना पड़ता है इस सर्किट के अंदर करंट को प्रवाहित करने में, आवेश को प्रवाहित करने में जो काम करना पड़ता है, ये दो रूपों में खर्च होता है। एक को तो सेल के बाहर निकालने में, और जो एनर्जी बचेगी वो इस सर्किट में करंट फ्लो करने में खर्च हो जाती है। यानी कि जो वर्क है ये W, वो दो चीज में होगा, एक तो सेल के अंदर और एक सर्किट के बाहर। तो लिख देंगे यदि प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब W बराबर V अपॉन Q, या V बराबर होगा V बराबर W अपॉन Q। बस यहाँ पर EXT कर देंगे, एक्सटर्नल। तो W एक्सटर्नल बराबर V इंटू Q, चूँकि Q बराबर होता है IT, तो W एक्सटर्नल हो गया VIT। इसे समीकरण डाल देंगे 2। वो कहता है कि यदि सेल का जो अंदर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, उस पर जो ड्रॉप वोल्टेज है, विभव पतन अगर V डैश हो, तो सेल के भीतर किया गया कार्य जो होगा W इंटरनल वो V डैश इंटू Q। V डैश लिख देंगे चूंकि V डैश बराबर होगा IR और Q बराबर होता है IT, तो W इंटरनल होगा IR इंटू IT और W इंटरनल होगा I स्क्वायर RT। ये समीकरण आ गई हमारी 3। ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो टोटल एनर्जी है वो चाहे कितने भी रूप में खर्च हो जाए, उन सबके योग के बराबर होती है। तो लिख देंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से W बराबर होगा W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W एक्सटर्नल है हमारा EIT, W एक्सटर्नल है VIT प्लस इंटरनल है I स्क्वायर RT। यहाँ से IT कॉमन लेंगे तो EIT बराबर IT कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा V प्लस IR। IT से IT कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा E बराबर V प्लस IR। यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध होता है E बराबर V प्लस IR। अब जो यहाँ पर आपको बताया था कि जो अगर प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R है, उसके सिरों के बीच विभवांतर V है, तो जो V होता है V बराबर होता है IR। यहाँ पर रखेंगे E बराबर IR प्लस IR, या E बराबर I कॉमन लेंगे R प्लस R और I बराबर होगा E अपॉन R प्लस R। यानी कि जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी वो उस परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगी, जहाँ पर R होता है बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r होता है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यदि कहीं पर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, यदि कहीं पर ये हो, यदि R बराबर 0 हो तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन R। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर एक सेल लगा हो तो उस सेल से हम प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते। सर्किट के अंदर अगर हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करनी है तो फिर हमें अनेक सेलों को किसी न किसी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अब आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो सेलों को जोड़ा गया है वो दो क्रम में जोड़ा गया है। एक श्रेणी क्रम, पहला होता है श्रेणी क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। एक तीसरा जो होता था वो मिक्स होता था, जिसमें श्रेणी क्रम में भी सेल होते थे और समांतर क्रम में भी होते थे। लेकिन 30% पाठ्यक्रम कम करने के कारण केवल दो संयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक श्रेणी क्रम है और दूसरा समांतर क्रम है। वो ये कहता है कि अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो किस प्रकार उनसे प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, और यदि उन्हीं सेलों को समांतर क्रम में जोड़ें तो हम किस प्रकार से प्रबल धारा को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे।
अब जो हम यहाँ पर देखेंगे वो सेलों का श्रेणी क्रम देखेंगे। हेडिंग डाल लेंगे नंबर 1 सेलों का श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में ये होता है, वो ये कहता है कि n सेल है, पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। फिर दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तीसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ये जो है एक कुंजी के और बाह्य प्रतिरोध R के द्वारा ये इस तरह से सर्किट जुड़ा होता है। वही कहता है कि माना n सेलें हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, एक कुंजी के द्वारा बाह्य प्रतिरोध R से जुड़े हैं। तब हमें इस सर्किट के अंदर कैसे अधिकतम करंट फ्लो हो सकती है उस कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे। उसने लिखा है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल वो है कैपिटल E। तो n सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा Ne। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो n सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा NR, क्योंकि सेल श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 प्रतिरोध होंगे तो 2R, 3 प्रतिरोध होंगे 3R, 4 प्रतिरोध होंगे 4R और अगर n प्रतिरोध होंगे तो NR हो जाता है। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E था, n सेलें श्रेणी क्रम में तो विद्युत वाहक बल N ही हो जाएगा। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में है तो n सेल अगर होंगी तो प्रतिरोध NR हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध R ही है। परिपथ का कुल प्रतिरोध वो होता है बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल NR। लिख देंगे परिपथ में धारा बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये हो जाएगा परिपथ में धारा I, कुल विद्युत वाहक बल है Ne और कुल प्रतिरोध है R प्लस NR। यानी कि ये आ गया आपका I बराबर Ne अपॉन R प्लस NR। अब यहाँ से 2 कंडीशन बन जाती हैं। एक कंडीशन तो वो ये कहता है कि यदि सर्किट का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तब देखेंगे हम कितनी करंट फ्लो होगी। दूसरी कंडीशन है कि बाह्य प्रतिरोध जो है वो आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो, यानी कि एक बार बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो और दूसरी कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो। तो हम देखते हैं पहली कंडीशन में यहाँ पर कि यदि कहीं पर ऐसा हो यदि R इज ग्रेटर देन NR, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक है, यानी कि उसकी तुलना में बाह्य प्रतिरोध की तुलना में इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो लगभग नगण्य है, तो हम इस NR को छोड़ देते हैं। तब हो जाता हमारा I बराबर Ne अपॉन R। NR बहुत कम है उसे लगभग छोड़ देंगे तो I बराबर हो जाएगा N और E अपॉन R। अभी यहाँ पर रखेंगे सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। सेकंड कंडीशन वो कहता है कि यदि R इज लेस देन NR, यानी कि अब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कैपिटल R को छोड़ेंगे तो I बराबर हो गया Ne अपॉन NR। N से N कट जाएगा तो I बराबर E अपॉन R। यानी कि हम इन दोनों में डिफरेंट देखते हैं कि एक में ऊपर विद्युत वाहक बल नीचे प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो धारा के बराबर होता है। एक की धारा में तो n से गुणा है, एक की धारा में n से गुणा नहीं है। यानी कि वो ये कहता है
कि यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो n सेलों से जो धारा प्राप्त होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा की लगभग n गुनी होगी। यानी कि अगर आप एक सेल से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 2 सेल होंगे तो 4 एम्पियर, 3 सेल होंगे तो 6 एम्पियर, यानी कि उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो n सेलों से भी उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी कि एक सेल से। यानी कि आप 10 सेल जोड़ लें तो भी वही धारा, एक सेल जोड़ रहे हैं तब भी वही धारा। यानी कि जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो उन सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। एक सेल से जितनी धारा प्राप्त होगी 50 सेल भी अगर आप जोड़ोगे तो 50 से भी उतनी ही धारा प्राप्त हो रही है। यानी कि जिन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और जिन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और एक्सटर्नल ज़्यादा है तो सेल से जो धारा प्राप्त होती है वो एक सेल की धारा की n गुनी प्राप्त होती है। यानी कि सेल जोड़ने से हमें फ़ायदा होता है। और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो n सेलों से उतनी धारा प्राप्त होती है जितनी कि एक सेल से। अब इसका समांतर क्रम देखेंगे। अब देखेंगे हम सेलों का समांतर क्रम। ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। दूसरा सेल है, इसका भी विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तीसरा सेल है, इसका भी विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। और चौथा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ऐसे अनेक सेल हो सकते हैं। ये यहाँ पर 4 दिखाए हैं, 4 से अधिक भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं। समांतर क्रम वो होता है जब सभी सेलों के धन सिरे एक साथ जुड़े हों और ऋण सिरे किसी अन्य बिंदु से एक साथ जुड़े हों, तो ये जो क्रम होता है इसे हम समांतर क्रम कहते हैं। इसे एक कुंजी के और बाह्य प्रतिरोध R के द्वारा जोड़ देते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए A है और दूसरा पॉइंट है ये V। ये सेल है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। मान लेंगे हम कि ये n सेलें हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हैं। समांतर क्रम में हम जानते हैं कि विभवांतर बिल्कुल समान होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल जो होगा वो बिल्कुल समान होगा। तो अब हम ये देखते हैं, लिखेंगे R सेलों के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/r। दूसरा सेल है उसका भी R, तीसरा सेल है। ऐसे कितने सेल हैं? n सेलों तक, या n पदों तक भी लिख सकते हैं, n पदों तक। 1/r 2 पद होंगे तो 2/r, 3 पद होंगे 3/r, n पद है तो n/r। 1/r डैश बराबर हो गया n/r और r डैश बराबर हो गया r/n। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा R/n प्लस R या R प्लस NR/n। लिखेंगे परिपथ में धारा, I बराबर E कुल प्रतिरोध R प्लस NR/n। n कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो I बराबर हो गया NE/R प्लस NR। अब यहाँ पर कंडीशन लगती हैं जो उसमें कंडीशन लगाई थी हमने, यानी कि ये आ गया I बराबर NE/R प्लस NR। बिल्कुल जो श्रेणी क्रम में कंडीशन लगाई थी, एक बार हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे और अगली बार में इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। फर्स्ट कंडीशन है कि यदि
आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी कि अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है तब I बराबर एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कट जाएगा, I बराबर ई अपॉन आर। यानी कि अगर किसी सर्किट में बाह्य प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत अधिक है तो एन सेलों से उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी कि एक सेल से, यानी कि ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। सेकंड कंडीशन होती है कि यदि R इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तब I बराबर हो गया एन ई अपॉन आर, या I बराबर एन और E अपॉन आर, यानी कि n सेलों की जो सिद्ध धारा होगी वो एक सेल की धारा की n गुनी प्राप्त होगी। यानी कि इन दो डेरिवेशनों से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तब हम प्रबल धारा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। अब देखेंगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था। तो वैद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम जिसे संधि नियम कहते हैं और दूसरा नियम था जिसे बोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो हम किरचॉफ का पहला नियम देखेंगे। किरचॉफ के पहले नियम में ये कहता है कि ये कोई संधि है। संधि का मतलब जिस पर अनेक चीज़ें आके मिलती हैं। इस संधि से कई सारे वायर कनेक्ट हैं। पहला वायर ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, ये चौथा और ये पांचवा, ऐसे अनेक वायर हो सकते हैं। पहले तार में जो करंट है वो है I1, दूसरे तार में है I2, तीसरे तार में I3, चौथे में I4 और पांचवे में I5। ये संधि है O। तो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर या किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। ये किरचॉफ का पहला नियम होता है जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। उसने कहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, जैसे यहाँ पर संधि है O, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। ये जो नियम होता है, इस नियम को लगाने की चिन्ह परिपाटी ये होती है कि जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उन्हें हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पहला तार है उसमें करंट है I1 जो संधि पर जा रही है, दूसरा तार है इसमें करंट है I2, ये भी संधि पर जा रही है, तीसरा तार है जिसमें करंट है I3, ये भी संधि पर जा रही है, चौथा तार है जिसमें करंट I4, ये संधि से दूर जा रही है, और पांचवें तार में भी जो धारा है वो भी संधि से दूर जा रही है। तो अभी आपको बताया था कि इस नियम को जो लगाते हैं उसकी जो चिन्ह परिपाटी वो ये है कि जो धाराएं संधि पर आएंगी उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ, और जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी उन्हें निगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस के I5 बराबर हो गया 0। माइनस ये दोनों इसलिए लिए क्योंकि ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, इन्हें बराबर से उधर ले जाएंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी कि इससे स्पष्ट हुआ कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसीलिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ये जो किरचॉफ का पहला नियम होता है ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसके बाद अब हम दूसरा नियम देखेंगे किरचॉफ का, जिसे हम बोल्टा नियम भी कहते हैं। हेडिंग डाल देंगे दूसरा नियम, द्वितीय
नियम, जिसे वोल्ट का नियम भी कहते हैं, वो ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अब हम सर्किट बना लेते हैं, एक सर्किट है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E, ये दूसरा विद्युत वाहक बल है और ये बाह्य कुंजी के और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार का एक सर्किट बना हुआ है। हम ये देखते हैं कि ये पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 प्रतिरोध R1, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। सेल के अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। पहले सेल से निकलने वाली करंट है I1, दूसरे सेल से निकलने वाली करंट है I2। जब ये दोनों करंट इस पॉइंट पर आती हैं तो किरचॉफ के पहले नियम को फॉलो करती है, यानी कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस पॉइंट पर I1 और I2 धाराएं आ रही हैं तो यहाँ से जो धारा जाएगी वो I1 प्लस I2 जाएगी। वो ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी खंड में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, जैसे ये धारा I1 प्रतिरोध R1, बहने वाली धाराओं का और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो उस पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात सिग्मा IR बराबर होगा सिग्मा E। ये किरचॉफ का दूसरा नियम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्किट की किसी भी शाखा की जो करंट निकाली जाती है वो किरचॉफ के दूसरे नियम की सहायता से निकाली जाती है। हम ये देखेंगे पहला पास है, इसमें इस तरह से घूम रहे हैं, ये दूसरा पास है, इसमें इस तरह से घूम रहे हैं। पास एक के लिए जब हम देखते हैं, पास एक के लिए, पास एक में अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी एक शाखा है, इस शाखा का प्रतिरोध है R1 और करंट कितनी है I1, यानी कि R1 इंटू I1। फिर यहाँ से हम यहाँ आते हैं, यहाँ कोई भी प्रतिरोध नहीं है। फिर इस पॉइंट से जब इस पॉइंट की ओर जाते हैं तो प्रतिरोध है R2 और करंट कितनी है I2, यानी कि हमारे अपोजिट है। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जा रहे हैं और करंट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर आ रही है, यानी जब उसके अपोजिट है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस I2 इंटू R2 बराबर एक विद्युत वाहक बल है E1, दूसरा है E2। E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन सेम है तो घट जाएगा, यानी कि E1 माइनस के E2, इसे समीकरण डाल देंगे 1। फिर पास 2 के लिए, पास 2 के लिए दूसरे पास हम देखते हैं कि प्रतिरोध तो है उसमें R2 और धारा कितनी है I2, तो ये हो जाएगा R2 इंटू I2। फिर जब हम यहाँ आ जाते हैं प्रतिरोध है R3 और करंट कितनी है I1 प्लस I2 प्लस R3 और I1 प्लस I2, और इस पास के अंदर केवल एक ही विद्युत वाहक बल लगा है E2 बराबर हो जाएगा E2, यानी कि समीकरण होगी 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम I1 और I2 के मान निकाल सकते हैं, यानी कि I1 और I2 के मान आ जाएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि इस शाखा में इतनी करंट है, दूसरी शाखा में इतनी करंट है और तीसरी शाखा में इतनी करंट है। ये जो पढ़ाया है आपको, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, किरचॉफ के नियम तक ये चैप्टर की पहला पार्ट बन जाता है वीडियो का। इसके बाद जो 3 डेरिवेशन और बचे हैं उसे हम सेकंड पार्ट में आपको भेज देंगे। धन्यवाद।